डू यू बिलीव कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ अ स्टेट स्पेशली इन पाकिस्तान? मुझे ये कॉन्सेप्ट एलियन लगता है कि 176 केसेस के लिए आप एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को क्रिएट करें। ठीक है, उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जरूर जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कोलिजियम के ऊपर बहुत ज्यादा मंसूर अली शाह साहब भी बोल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूँ तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। मेन मकसद जो है इसका वो कानून साजी इसलिए की जाती है ताकि मुल्क की बेहतरी हो सके। बट कुछ कानून साजी इस तरह की होती है कि जिससे चंद लोगों की बेहतरी हो सके। आज मियाँ साहब के साथ डिस्कस करेंगे द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल। हमने इस पर ऑलरेडी एक रील तो की थी शॉर्ट सी, बट इस पर मैं सोचा था कि एक डिटेल वीडियो करते हैं कि क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आप देख रहे हैं इस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसके अंदर हमारे जो लीगल गुरुज हैं, जो हमारे टॉप नॉच लॉयर्स हैं, वो कहते हैं कि ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। अच्छा विशाल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उस वक्त जब हमने रील की थी ना, तो उस वक्त हमने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ दिस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन अब परसों से ना कोई 3 ड्राफ्ट सामने आए हैं। एक ड्राफ्ट वो है जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया, एंड दैट इज अ टोटल सेम ड्राफ्ट व्हिच वाज बेसिकली अ लीक ड्राफ्ट। ये सेम वही चीज है जिसका गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता था। एट द 11th आवर वो वहां पे पेश हुआ। अच्छा, दूसरा ड्राफ्ट आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्टेप आगे चली गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। हालांकि वो कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन वो एक स्टेप और आगे चले गए और उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल अमेंडमेंट्स हैं, अभी मैं उन पर आता हूं, वो सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो प्रोविंशियल लेवल पे भी होनी चाहिए। और तीसरा ड्राफ्ट है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है और जो गवर्नमेंट का ड्राफ्ट है उसको एक ऑल्टरनेट फेस सेविंग जिसे कहते हैं ना, कि वो ऑप्शन दिया है कि हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है उन जुडिशियल अमेंडमेंट्स की जो प्रपोज्ड गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में है, उसकी जगह एक ऑल्टरनेट दिया। पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं और तकरीबन कोई 70 के करीब आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट की है। क्रक्स इन तमाम की तमाम अमेंडमेंट का ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक अपीलेट कोर्ट बनाया जाए हाई कोर्ट के सिविल क्रिमिनल मामलात के ऊपर। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे, बी दैट में दे ओरिजिनेट फ्रॉम आर्टिकल 199 फ्रॉम द हाई कोर्ट्स, और दे मे बी ओरिजिनेटेड और पर्टेनिंग्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, 184(3) की जो फंडामेंटल राइट्स की डोमेन्स के अंदर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, उससे रिलेटेड जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम मैटर्स या वो तमाम मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हैं, दे शुड गो टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट को समझने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इसकी लीगल बेसिस क्या है। आइन के आर्टिकल 238 के अंदर, 238 के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आइन को अमेंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है आर्टिकल 239 के अंदर। यानी मैं ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूं, आई विल नॉट गो इनटू द ऑल सब 6 आर्टिकल्स। कि बिल कहीं से भी जनरेट होगा, आइन को अमेंड करना है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वंस इट इज पास फ्रॉम वन हाउस, इट विल गो टू द नेक्स्ट हाउस। इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स नेशनल असेंबली एंड देन सेनेट। और अगर सेनेट से ओरिजिनेट हुआ है तो वहां से 2/3 होके दोबारा इधर आएगा नेशनल असेंबली में और प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाएगा, एंड देन इट बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब वो करना ये चाह रहे हैं कि इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक क्रिएट करना चाह रहे हैं, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी दैट वुड बी थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया।
और उसके अंदर किसी सेटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की से नहीं होगी फॉर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है। और उसके बाद जितनी भी उसके नीचे जजेस को लेके आना है, हर सूबे से लेके आना है, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ या उस चीफ जस्टिस की जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होगा उसकी कंसल्टेशन के साथ वहां पे उनको इम्प्लेस कर दिया जाए। मतलब पहला बंदा अपनी मर्जी का बिठाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, जितने भी कॉमन लीगल कंट्रीज है, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस है, वहां पे ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एलियन कॉन्सेप्ट है। आपके सामने इंडिया की एग्जांपल है, बांग्लादेश की एग्जांपल है, श्रीलंका की एग्जांपल है, पाकिस्तान की एग्जांपल है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं हुई, पहली बात। दूसरी ये बात, पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से या लॉयर्स की तरफ से बहुत ज्यादा एडवोकेट किया जाता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये कहा गया था एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिसाइड करेगी। बट उसके अंदर भी अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देखेंगे तो उसके अंदर भी उन्होंने सनसेट क्लॉज लगाई थी कि फॉर द फर्स्ट 6 years ये होगी ताकि वंस लॉज शुड बी सेटल्ड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चूचू का मुरब्बा बना दिया हुआ है ना, और बिलखुसूस इस वक्त की जो रेजीम है उसने जो सुप्रीम कोर्ट की जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की है दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो एक दफा लॉ सेटल हो जाएगा, बट अब वो परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना चाह रहे हैं कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी जो इसको ऑपरेट करेगी। ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाइपोथेटिकली एज्यूमिंग कि जी आपकी ये अमेंडमेंट आ गई, अभी तक जो कैलकुलेटिव नंबर्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट या कोलिजन पार्टनर्स के पास इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी मिला के 2-3 MNAs और 4-5 सेनेटर्स शॉर्ट हैं। अच्छा, उसके वो भी आ जाएंगे और उसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब के जो बेंच ने जजमेंट दी है 63A के ऊपर, दैट विल बी द मोस्ट फैसिलिटेटिंग जजमेंट। वो बहुत फैसिलिटेशन का रोल प्ले करेगी वो जजमेंट उन नंबर्स को तोड़ के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए। अच्छा, अगर आप मेरे से एकेडमिकली पूछो तो जो पहली जजमेंट थी जिसकी साइटेशन आपके पास स्क्रीन पे चल जाएगी, जिसके अंदर 63 के अंदर एक, जिसे आई वुड रादर से कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, वो जजमेंट वाज ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। बहुत अच्छी रीजनिंग दी हुई है, बट मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि वहां पे वो मैकेनिज्म 63A के अंदर अवेलेबल नहीं था जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया। अब वो मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो एथिकली बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, बट ये देखना पड़ेगा क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन उस मैकेनिज्म को अलाउ करता है कि नहीं करता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत अच्छी रीजनिंग दी हुई है। अच्छा, उसके कोरस्पोंडिंगली जब इस फैसले को इस 5 मेंबर बेंच ने सेटिसाइड किया है तो उस 5 मेंबर बेंच के अंदर 2 जजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जस्टिस मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल। ये दोनों वही जजेस हैं जिन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाली जजमेंट के साथ डाइसेंट किया, और इसके अंदर 3 नए जजेस ऐड हुए। एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, और एक जज कोई और ऐड हुए थे। टोटल 5 जजेस का ये बेंच था जिसने ये डिसाइड किया। एंड इट्स प्राइमरीली टीम काजी। I won't say that, मैंने भी वकालत की। But having said that, जो डिसीजन आया है वो शॉर्ट ऑर्डर अपनी नौयत की एक अजीब और गरीब मिसाल है। Although I agree कि वो रीडिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन था मुनीब अख्तर साहब वाली जजमेंट, और ये जो किया गया टाइमिंग बहुत प्रॉब्लम है। बट बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि लॉ को सेट असाइड करने में टाइमिंग का इशू नहीं होता, और ये वो सारा कुछ। आई वोंट गो इनटू दैट, बट हैविंग सेड दैट, सो इस नंबर को प्रोक्योर करके इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को लाने के लिए जो चीज रोल प्ले करेगी सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज काजी फाइज ईसा ने जो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट की है कि अब आप डिफेक्शन कर भी जाएं तो आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा D सीट होंगे और उस सीट पे आप दोबारा इलेक्शन लड़के आ सकते हैं। जबकि मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट के मुताबिक ये था कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा। सो काजी साहब ने वो वोट की काउंटिंग को वैलिडेट कर दिया है अपने इस शॉर्ट 4 लाइनों के ऑर्डर के साथ। सो हॉर्स ट्रेडिंग विद द स्केपगोट इफेक्ट किया, ठीक है आपका वोट काउंट हो जाएगा, आप दोबारा लड़के वापस। यार विशाल, ऑनेस्टली अगर आपने देखनी है ना हमारी अदलिया की एक तारीख, तो आपको एक किताब मैंने पहले भी रिकमेंड की थी जो जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, हामिद खान साहब वाली बुक है, वो आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितनी बदनुमा हिस्ट्री है। और ट्रस्ट मी कि जो अगर आप एतजाज एहसन साहब को सुने, अगर आप मुनीर मलिक साहब को सुने, अगर आप फैसल सदीकी साहब को सुने,
आप उसके बाद वो कराची का वेरी यंग लॉयर और वेरी प्रॉमिसिंग लॉयर सलाउद्दीन इब्राहिम साहब, उनको अगर आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि हामिद खान साहब ने तो इतनी सी किताब लिखी नहीं है 47 से 2010 तक, तो अब ये जो 2022 से ऑनवर्ड हुआ ना, वो इतनी बड़ी किताब इंसाइक्लोपीडिया लिखा जाएगा। जो कुछ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल सुसाइड पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली एंड जुडिशरी डिड played its part. But having said that, let's come back to the topic of this constitutionality. Okay. Now, I am going to tell you a very interesting question. Okay. और मैंने इंटेंशनली इसके ऊपर पहले बात नहीं की और मैंने किसी को इसके ऊपर बात करते हुए सुना भी नहीं है, और वो ये है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गई, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5 जब चैलेंज किया जाना है तो किधर किया जाएगा? दूसरा सवाल, अगर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज की जाएगी, जो कि उस अमेंडमेंट के बाद बन जाएगी और उसको अभी कोर्ट पैकिंग करने में, उधर जजेस अपॉइंट करने में टाइम लगेगा, तो उस लिम्बो एरिया के अंदर ये किधर जाएगी? क्या ये उस अदालत के पास जाएगी जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अंडर चैलेंज है, या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का सबसर्विएंट कोर्ट कर दिया गया है, तो और 184(3) के मामलात को, और ये क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में लेके जाना ना आपने, तो इसको आप किस तरह 239 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपके पूरे के पूरे आइन का, तो इसको किधर लेके जाएंगे? That's a very interesting question. अब किधर जाएगी ये? वो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी, तो उससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? उसका अपना वजूद चैलेंज किया जाए, अपना वजूद चैलेंज किया गया। और दूसरी ये बात, सुप्रीम कोर्ट अब राइटली और रॉन्गली की डिबेट छोड़ो, वो उस अमेंडमेंट के बाद सबसर्विएंट हो गई है। नॉट बेटर देन अ सेशन जज। यस, सेशन जज को भी छोड़ो, एक अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट के फैसलों की। तो उस सिनेरियो के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट इसको किस अथॉरिटी के साथ एंटरटेन करेगी? दैट इज समथिंग वेरी डॉन्टिंग, वेरी हॉन्टिंग, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस, जो कि अभी तक मुझे किसी लीगल अफेयर में डिस्कस होते हुए नजर नहीं आया। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन वन ऑफ दीज ड्राफ्ट्स वहां पे लिख भी दिया गया है कि दिस अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। सेम इज रिटन इन 239 सब आर्टिकल 5 एज वेल ना। ठीक है, वो 239(5) में भी यही लिखा हुआ है कि जो भी अमेंडमेंट की जाएगी उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी लिख दिया है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकती। हाँ, वो जब आपने रास्ते निकालने हो ना, रास्ते निकल आते हैं, दैट्स नॉट द इशू। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी तो यहीं से जनरेट हुई थी ना, कि केशवानंदा भारती केस को देख लें, महमूद खान अचरजई केस को देख लें, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस को देख लें, उसके बाद वकला महाज केस को देख लें, तो ये तमाम की तमाम, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे जवाब चाहिए इस बात का, एज अ प्रोफेशनल लॉयर, आई एम अनएबल टू आंसर दैट, कि एक ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगी, वहां पे उसका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इज कोरम नॉन जुडिस और सबसर्विएंट है। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट कैसे अपनी हायर कोर्ट को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है? दैट इज वेरी अजीबोगरीब। हाइपोथेटिकली हाई कोर्ट इज declaring the existence of Supreme Court as illegal and unlawful. Yes, हो नहीं सकता, just like that. हो नहीं सकता ना इस तरीके से। So मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि मुझे अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, शायद कोई ऐसी बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए जिसके मुताबिक जो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली जो अमेंडमेंट है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस सुन सकते हैं और सुनेंगे, तो वो बजाय इसके कि आप एक नई कोर्ट क्रिएट करें। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, डू यू नो हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर? आई सपोज इन मिलियंस। नो, 178। अच्छा, 178 cases constitutional nature of the constitutional nature, and you are creating a complete new court with so much financial burden on the taxpayers, और ऐसे बंदे जो रिटायर्ड है, यानी 65 इज द मैक्सिमम एज, और वहां पे उन्होंने एज कर दी 68। सो उसके अंदर बेसिकली व्हाट इट सीम्स apparently कि somebody is going to be adjusted there, and that adjusted person is going to
do the dirty work for the government. I don't know. I'm just a hypothetical analysis. So इस वजह से इस सारे सिनेरियो के अंदर जो असल चीज है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आनी होगी तो आ जाएगी और हो भी जाएगी. दे आर नॉट गोइंग टू डू जो उन्होंने पहले शॉट अपना मिस किया है, दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस टाइम. अगर 25 अक्टूबर गुजर गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी. द मेजॉरिटी स्टैंड्स विद हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब. और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको एक बात बताऊं, इस स्टेज के ऊपर मैं अभी रिसेंटली एक रील स्क्रॉल डाउन कर रहा था और डॉक्टर इसरार साहब की एक रील मेरे आगे से गुजरी तो उन्होंने मुनाफिक की ना कुछ खसूसियात, बात करे तो झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे. सो मंसूर अली शाह साहब को ब्रूटस यानी उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उनको ब्रूटस का पता होना चाहिए था. सो बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना डायनेमिक इंसान, इतना रेवोल्यूशनरी इंसान, इतना हाई इंटेलेक्ट का बंदा, इतना ऐसा बंदा जो कि डूअर है. ही इज अ गो गेटर, ही इज अ रिफॉर्मिस्ट, ही इज अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मिस्ट. और अभी तक मैं आपको एक बात बताऊं, उनका मुदब्बिरपना, उनकी हिकमत, उनका प्रोफेशनलिज्म अभी तक नजर आ रहा है. वरना इफ्तिखार चौधरी साहब जैसा कोई एडवेंचरिस्ट होता जिसने 19वीं तरमीम करवाई थी बेसिकली, मियां साकिब निसार जैसा कोई एडवेंचरिस्ट होता तो अभी तक कोई तमाशा लग गया होना था. सो उनका प्रोफेशनलिज्म डिपिक्ट कर रहा है इस सारी सिचुएशन को किसी वायबल नॉर्मल सिचुएशन की तरफ. एंड होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल, बिकॉज if that quote is created, विशाल, you have literally no idea कि उसके consequences क्या होंगे. उसी consequences में आना चाहता अपने next question पे. If I have to play devil's advocate, a very prominent leader of our fraternity said that this is the need of the hour. जरूरत है. फारूक नाइक साहब ने कहा. नहीं, हमारे आपके लीडर आजम नजीर साहब ने भी बोला है और नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बोला है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर. हमें ज़रूरत है अदलिया के गलत फैसलों से निकलने के लिए. ये अमेंडमेंट जो है ये शफाफियत लेकर आएगी. ये अमेंडमेंट जो है केसेस के डिस्पोजल की तरफ चीज़ें लेकर जाएगी. ये अमेंडमेंट जो है एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की तरफ लेके जाएगी. यार आजकल ना हर किसी का दिल करता है आजम साहब के ऊपर बोलने को, लेकिन आजम साहब को जिन्होंने वकालत करते हुए देखा है ना, नो डाउट अबाउट इट, उसके लिए मैं तो एडमायर करता हूँ. फौजदारी वकालत वो अखीर है. रही बात, देखो आजम साहब इस वक्त सेनेटर हैं एंड ही रिप्रेजेंट्स लॉ मिनिस्ट्री, ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट. ही हैज टू डू व्हाट इन हिज एक्यूमेंट इज राइट. I am just stating and narrating what the law says and what is actual situation is. ठीक है. But मुझे ये कॉन्सेप्ट एलियन लगता है कि 176 केसेस के लिए आप एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को क्रिएट करें. ठीक है. उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जरूर जा सकते हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, कोलिजियम के ऊपर बहुत ज्यादा मंसूर अली शाह साहब भी बोल चुके हैं कि जी एक बेंच होना चाहिए बकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखे. बाकी केसेस जो है वो बाकी जजेस जो है वो अपीलेट प्रोसीडिंग्स को हैंडल करें जो सिविल और क्रिमिनल साइड की होती हैं. क्या नुकसानात हो सकते हैं इस अमेंडमेंट के अगर हम पिन पॉइंट करें? अगर तो गवर्नमेंट वाला ड्राफ्ट देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका बहुत नुकसान होगा. और नुकसान इन सेंस कि खासतौर पे आर्टिकल 8 वाली जो डिबेट है कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम पे किसी को भी आप उठा के गायब कर लें, यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट और कॉल इनटू क्वेश्चन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. दैट इज टोटली रॉन्ग. फिर जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए. बेंच नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए. गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है. और मैं अभी सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ये कायदे आजम का ख्वाब था कि जी फेडरल कोर्ट होनी चाहिए. उनको शायद सही तरह गाइड नहीं किया. 1931 में उन्होंने, उस वक्त आपको याद होगा कि हम यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और इनके ऊपर प्रीवी काउंसिल बैठा करती थी इंग्लैंड अंग्रेजों की इंग्लैंड में. तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने लोगों की होनी चाहिए, जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हमारे पास फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने फेडरल कोर्ट क्रिएट कर भी दी थी. तो वो उस फेडरल कोर्ट की बात कर रहे थे व्हिच वाज एक्चुअली द सुप्रीम कोर्ट. वो प्रीवी काउंसिल, सो दैट्स हाउ इट इज. अच्छा, अगर हम एक लेमैन पर्सपेक्टिव से देखें, अभी जितनी अखबारों में, जितनी न्यूज़ में हमने चीज़ें सुनी हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद एक ले पर्सन को समझ भी ना आ रही हो कि हो क्या रहा है.
एक आम बंदा कहेगा यार अदालत बन ही रही है ना, केसेस के डिस्पोजल हो जाएंगे। डू यू बिलीव कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से केसेस डिस्पोजल के अंदर, जो बहुत बड़ा एक मोटो है इस अमेंडमेंट का भी, कि केसेस डिस्पोज नहीं हो रहे, इतने लाख केस पड़े हुए पेंडिंग, कोई सुनता नहीं है, तो इस चीज़ से कोई फर्क पड़ेगा? यार आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन लगा देना, जो आपने गवर्नमेंट ने ये भी किया, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी लगाई है। ठीक है, और वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी होनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट अपने तईन भी कर सकती है, अपने तौर भी कर सकती है। हाई कोर्ट जजेस की अमेंडमेंट वो एडिशन हो सकता है, नए जजेस अपॉइंट कर, नए जजेस अपॉइंट करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा। मेरा ख्याल है जितने यार अभी हाई कोर्ट खाली पड़ी है आपकी, सिंध हाई कोर्ट आपकी खाली पड़ी है, नए जजेस अपॉइंट कर, नए जजेस अपॉइंट कर दें, क्योंकि जितने पैसे आपने पूरी कोर्ट बनाने में लगाने हैं उसके फिर बेंचेस ही बनेंगे, तो उसके बाद वो पैसा आप किसी जज की अपॉइंटमेंट में लगा दें। अच्छा सर, कंक्लूड करने से पहले लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा, हमने लॉ में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, और आपने तो गालबन बहुत ज़्यादा पढ़ाया होगा। एक थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि 3 पिलर्स में ना पावर डिवाइड कर दी गई, कोई किसी से बड़ा नहीं है, अपनी अपनी डोमेन में रह के काम किया जाए। बट अपेरेंटली इन कुछ माह के अंदर नज़र ही आ रहा है, और हुकूमत दिखाना ये चाह रही है कि पार्लियामेंट एक थोड़ी बेटर फुटिंग, एक अपर फुटिंग के ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा उनका रोल है। तो डू यू बिलीव कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ अ स्टेट, स्पेशली इन पाकिस्तान? अच्छा, मैं विशाल इसको आपको एक बात बताऊं, अनडाउटेडली जहां पे भी दुनिया में डेमोक्रेसी है, वहां पे साथ सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है 47 टिल डेट बड़ी कॉन्वोल्यूटेड किस्म की रही है, कॉम्प्लेक्स, जहां पे हर इंस्टीट्यूशन ने, बी दैट में इट्स एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन्होंने ओवरस्टेपिंग की है, and they tried themselves to fit into the shoes of another one. Yes. अगर आप जुडिशरी की बात करेंगे तो आपके सामने ही है सब कुछ, एग्जीक्यूटिव की बात करें वो भी उसी तरह, लेजिस्लेचर भी उसी तरह। एक बात समझें, कानून बनाना, किसी कानून को अमेंड करना लेजिस्लेचर का काम, डेफिनेटली, और लेजिस्लेचर की इंटेंट को अप्लाई करते हुए कानून की इंटरप्रिटेशन अदलिया का काम है। बिल्कुल, हिस्टोरिकली हमारी अदलिया ने अपनी इंटेंट इंपोज की है लेजिस्लेचर की इंटेंट के ऊपर, और लेजिस्लेचर ने कोशिश की है कि वो अपनी लेजिस्लेशन के थ्रू अदलिया को नीचे रख सके। हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और जितना थोड़ा बहुत मैंने फजल करीम साहब की जुडिशियल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शंस को पढ़ा या एक्सेस टू जस्टिस को पढ़ा, तो मेरा एनालिसिस ये है कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ऑल्दो पार्लियामेंट इज द वन विच कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होने से वो हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट को, पिलर ऑफ द स्टेट को अपनी जगह के ऊपर रखता है और अपनी एक ओवरसाइट रखता है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात, ओवरसाइट रखता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये कहो कि 239 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक कोई भी अमेंडमेंट जो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन नहीं की जा सकी, येट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि आप अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपने आइन का पूरा ढांचा ही बदलना है तो 239 आपको बताता है कि आप वो 2/3 मेजॉरिटी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, आइन बताएगा आपको, जुडिशरी का क्या होगा, आइन बताएगा। सो मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आई वुड रादर से कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। थैंक यू सो मच सर, इट्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हम देखते हैं कि हमारी ऑडियंस इस बारे में बहुत सवाल करती है। अब देखना ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टे ट्यून, जब तक ये अगली इसके ऊपर अपडेट नहीं आती, विल मेक श्योर कि इसके ऊपर एक फॉलो वीडियो भी बनाए। थैंक यू सो मच।